नमस्कार, मैं हूं गोपाल सिन्हा। लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप की इतिहास की जानकारी की 7वीं कड़ी के साथ उपस्थित हूं। पिछली 6ठी कड़ी में हमने शेयर किया था कि 60 के दशक में लखनऊ रंगमंच संपन्नता और समृद्धि के साथ अग्रसर हो रहा था और अपनी इसी संपन्न और समृद्ध स्थिति के साथ लखनऊ रंगमंच ने 70 के दशक में पदार्पण किया और ये 70 के दशक के साथ साथ जो 80 का दशक था, ये दोनों दशक लखनऊ रंगमंच के लिए स्वर्णिम युग के रूप में पहचाने जाते हैं। द डिकेड्स ऑफ 70s and 80s आर सपोज टू बी द गोल्डन एरा ऑफ लखनऊ थिएटर। तो आइए 70 और 80 के दशक में लखनऊ रंगमंच की जो यात्रा रही उसको हम शेयर करते हैं। 70 की दशक की शुरुआत में यानी कि वर्ष 1971 में उस समय तक लखनऊ रंगमंच पर एक सफल निर्देशक की पहचान अर्जित कर चुके राजेश्वर बच्चन जी ने केपी सक्सेना जी के लिखे नाटक जलकुंभी को अपने निर्देशन में मंचित किया। संस्था जिसके बैनर तले ये किया वो थी फ्रेंड सर्किल और ये नाटक हुआ रविंद्रालय में। इस नाट्य प्रस्तुति की एक विशेषता और ये भी थी कि इसमें केपी सक्सेना जी ने स्वयं अभिनय भी किया था। फिर वर्ष 1973 में पुराने दौर के लखनऊ रंगमंच के अभिनेता और नाट्य निर्देशक डॉक्टर घनश्याम दास जी वो दोबारा उन्होंने इस वर्ष प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित एक नाटक वज्रपात का निर्देशन कर उसका मंचन करके पुनः लखनऊ रंगमंच पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया और ये नाटक का प्रदर्शन किया उन्होंने पहले रविंद्रालय में और इसका पुनर्प्रदर्शन हुआ लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के फेयरफील्ड हॉल में। बताते चलें कि पुराने दौर में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का ये फेयरफील्ड हॉल नाटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय स्थल हुआ करता था, विशेषकर उन नाटकों के लिए जिनका कि निर्देशन डॉक्टर घनश्याम दास जी ने किया होता था। चूँकि डॉक्टर घनश्याम दास लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते थे और ये फेयरफील्ड हॉल नाटकों के लिए उपयुक्त था, इसलिए उनके द्वारा निर्देशित नाटक अधिकतर फेयरफील्ड हॉल में ही मंचित होते थे। उसी दौर में हरीश जलोटा जी भी निरंतर सक्रिय थे। हरीश जलोटा जी, जैसे मैंने पिछली कड़ी में बताया था, कि पुराने ज़माने के सक्रिय नाट्यकर्मी थे, अभिनेता के तौर पर भी और नाट्य निर्देशक के तौर पर भी। और 70 और 80 के दशक में भी वो सक्रिय थे। उन्होंने इस अवधि में लगभग 13 नाटकों का निर्देशन किया और इनमें से कुछ नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया। तो उनके 13 नाटकों में जिनका उन्होंने निर्देशन किया उसमें प्रमुख हैं कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार, बादशाह, गुलाम बेगम, बड़े हुजूर, एक था राजा, बेगम हज़रत महल और लैला मजनू। इसमें बड़े हुजूर नाटक में जिसके कि प्रदर्शन के वर्ष आते हैं 1974, 76 और 78 और बेगम हज़रत महल जिनके प्रदर्शन के वर्ष हैं 80, 81, 83, इनमें उन्होंने अभिनय भी किया था। लैला मजनू का नाटक उन्होंने वर्ष 1988 में किया था अपने निर्देशन में, लेकिन दुर्भाग्य से ये नाटक लैला मजनू उनकी अंतिम नाट्य प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हुआ यूँ कि तभी उनकी सेवानिवृत्ति हुई नौकरी से और अपनी इसी नौकरी से सेवानिवृत्ति के साथ साथ हरीश जलोटा जी ने लखनऊ रंगमंच से भी अपने को निवृत्त कर लिया। 70 के दशक के शुरुआत में एक और नाट्य संस्था का नाम उभर कर आया, अप्सरा आर्ट इंटरनेशनल, जिसने कि कमर्शियल आधार पर नाटक करना शुरू किए। कमर्शियल आधार पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने नाटकों पर टिकट लगाए और नाटकों का प्रचार वो रिक्शे पर लाउड स्पीकर द्वारा कराते थे। पूरे शहर में रिक्शा घूमता था और लाउड स्पीकर से
बताया जाता था कि कब कौन सा नाटक किस दिन कहाँ पर होना है, उसका टिकट क्या है और उसके निर्देशक कौन से हैं। इनके 2 नाटक बड़ी प्रमुखता से सामने आते हैं, वो हैं कागज़ के फूल और परछाइयाँ, और निर्देशकों के नाम हैं आनंद चतुर्वेदी और इद्रिस सिद्दीकी। फिर वर्ष 1980 में एक नाम उभरा सिकंदर रज़ा साहब का, जिन्होंने कैसरबाग स्थित मकबरे वाले पार्क में उसी प्रांगण में वाद अली शाह के जीवन पर आधारित नाटक उसी शीर्षक से वाद अली शाह के नाम से एक भव्य नाट्य प्रदर्शन किया, और अपनी इसी भव्यता के कारण ये नाट्य प्रस्तुति भी वाद अली शाह और स्वयं सिकंदर रज़ा साहब काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहे। उसी दौर में एक 2 प्रमुख घटनाएं हुई लखनऊ शहर में, और वो पूरे प्रदेश के रंगमंच के परिदृश्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। उनका सीधा लाभ लखनऊ रंगमंच को तो मिला ही। पहली घटना वो ये थी कि 1972 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा राज्य नाट्य प्रतियोगिता आरंभ करी गई, और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई। इसका लाभ लखनऊ रंगमंच को सीधा ये मिला, चूँकि यहाँ की संस्थाएं रंगमंच पर बहुत सक्रिय थीं, अनेक नाटक हो रहे थे, तो इस राज्य नाट्य प्रतियोगिता के आयोजन के फलस्वरूप उनमें ये कि उत्साह हुआ कि हम ऐसी उत्कृष्ट प्रस्तुति तैयार करें ताकि हमको इस प्रतियोगिता में हम विजेता हों और हमें पुरस्कार मिले। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपनी किसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है, विजेता बनाए जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्पिरिट थी जो कि लखनऊ रंगमंच को मिली इस राज्य नाट्य प्रतियोगिता के माध्यम से। इसमें कौन सी संस्थाओं ने क्या भाग लिया, किसको प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उस सब का जिक्र हम करेंगे आगे की कड़ियों में। और दूसरी घटना थी वो था लखनऊ शहर में विधिवत नाट्य प्रशिक्षण की शुरुआत, और जिसका श्रेय जाता है राज बिसारिया जी को, जो जाने माने नाट्य निर्देशक और एक रंग मनीषी माने जाते हैं, वो रंग विद्वान हैं। उन्होंने स्वयं भी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। तो उनकी प्राथमिकता थी कि नाट्य प्रशिक्षण एक आवश्यक है कलाकारों के लिए, क्योंकि वो दौर लखनऊ रंगमंच का संपन्नता और समृद्धि के दौर से गुजर रहा था। तो उन्होंने इस समय को उपयुक्त समझा। इस समय अगर नाट्य प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो लखनऊ में, वो कलाकार प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो इसका सीधा लाभ उस लखनऊ रंगमंच को और मिलेगा। तो 1975 में उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की शुरुआत करी, एक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से, और फिर इसके सफल आयोजन के फलस्वरूप इस नाट्य प्रशिक्षण को नियमित करने के आशय से भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना हुई, और उसमें नियमित नाट्य प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी गई, और वो भी सफल हुआ। तो फिर प्रदेश सरकार के अधीन वर्ष 1981 में इसी भारतेंदु नाट्य केंद्र को विकसित करके 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के साथ भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई, और ये सीधा लाभ पहुंचाने में सफल रहा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस भारतेंदु नाट्य अकादमी की। राज बिसारिया जी चूँकि उन्हीं की पहल पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई थी, तो एक लंबे समय तक आप इसके डायरेक्टर रहे, और उनके अनुभव का, उनके सामर्थ्य का, उनके कला कौशल का सीधा लाभ
प्रशिक्षण के माध्यम से कलाकारों तक पहुंचा। ये जो सब चीज़ें लखनऊ रंगमंच के इर्द गिर्द घट रही थीं, जिससे लखनऊ रंगमंच समृद्ध और संपन्नता में अपने चार चांद लगाता जा रहा था, उसने नई दिल्ली स्थित देश के एकमात्र नाट्य शिक्षण संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो वहाँ के छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करके पास होके बाहर आ रहे थे, उनको अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित पूर्व छात्र थे, वो लखनऊ आए और उन्होंने यहाँ पर नाट्य संस्थाओं और उनके कलाकारों के साथ निर्देशक के रूप में जुड़कर यादगार मंच प्रस्तुतियाँ दी। कालांतर में एनएसडी के यही पूर्व छात्र जो लखनऊ आए, उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग जगत पर उन्होंने ख्याति अर्जित करी। और इस बात का और सार्थक बात ये मिलती है कि चूंकि लखनऊ रंगमंच इतना संपन्न रहा था, उस समय इतना समृद्ध रहा था कि पारस्परिक अनुभव के आदान प्रदान से निश्चय ही उन पूर्व छात्रों को फ़ायदा मिला और उन्होंने आगे चलकर अपनी मेहनत से ख्याति अर्जित करी। ये जो प्रमुख नाम थे इन पूर्व छात्रों के जो लखनऊ आए एनएसडी के, उन्होंने यहाँ पर संस्थाओं के साथ कलाकारों के साथ मिलकर नाट्य प्रस्तुतियाँ तैयार करी, उनका मंचन किया। उनमें प्रमुख नाम हैं बीवी कारन जी, बंसी कौल, रंजीत कपूर, पंकज कपूर, रतन थ्याम, रघुवीर यादव, श्यामा जैन, भानु भारती, राम गोपाल बजाज, राजेंद्र गुप्ता, रवि वासवानी, अजय कार्तिक, मनोहर सिंह। फिर जो भारतेंदु नाट्य अकादमी, उसमें देवेंद्र राजंकुर जी आए, अनुपम खेर आए, और इन सब का सीधा जो इंटरेक्शन था लखनऊ रंगमंच के साथ, चाहे वो नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से हो या कार्यशालाओं के माध्यम से हो, उसका सीधा योगदान लखनऊ रंगमंच को मिला अपने को और संपन्न और समृद्ध करने में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इन कला मनीषियों ने लखनऊ थिएटर में युक्त योगदान का प्रभाव 1970 और 75 के बीच में काफ़ी स्पष्ट हो गया था। लखनऊ के रंगमंच पर हो रहे नाटकों में अभिनव कार्य व प्रबंधन शैली, आधुनिक स्टेज तकनीक, मंच पर आधुनिक अवधारणा के साथ सेट, मंच के ऊपर से लटकती लाइट्स का अर्थपूर्ण उपयोग, उनमें कलर फिल्टर्स और उनके डिमर्स द्वारा संचालन से चरित्र व दृश्यों को आवश्यकता अनुसार प्रकाश को कम ज़्यादा करना, यथार्थपूर्ण अभिनय, ये सब प्रयोग में लाया जाना आरंभ हो गया, जो लखनऊ थिएटर के आधुनिकीकरण हेतु बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। स्टेज पर ब्लॉक और लेवल्स के साथ स्टेज परिकल्पना में प्रतीकों के उपयोग से भी लखनऊ के स्थानीय नाट्य निर्देशकों का परिचय हुआ। इस अवधि में नाट्य मंचन हेतु रचनात्मकता के उच्च आयामों और अभिनव प्रयोगों का लखनऊ थिएटर को अनुभव हुआ और नगर में अनेक उत्तम व श्रेष्ठ नाट्य प्रस्तुतियों को देखने का मौका मिला। तो ये सब जो घटनाएं घट रही थी कि नाटक भी हो रहे थे, एनएसडी के जो पूर्व छात्र थे वो यहाँ पर आ रहे थे, ये सब लखनऊ रंगमंच को एक नए रूप में सामने ला रहा था, और वो रूप था श्रेष्ठ रंगमंच का, उत्कृष्ट रंगमंच का। और यहाँ पर एक बात ये भी हो रही थी कि ये जो हमारा लखनऊ रंगमंच था, संस्थाएं योगदान दे रही थीं, वहीं पर जो हमारा एक आलमबाग का जो स्थानीय रंगमंच था वो भी निरंतर सक्रिय चल रहा था। वहाँ पर लोग जो सक्रिय थे वो वही नाटक कर रहे थे अपने उसी क्षेत्र में, चाहे वो गली मोहल्लों में ओपन स्पेस हो, वहाँ पर अस्थायी मंच बनाकर, या जो वहाँ के स्कूल थे उनके प्रांगण में, या फिर आलमबाग का जो रामलीला का जो मंच था वहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हों। तो
उस समय वहाँ पर जो मैंने पहले कड़ियों में बताया था, दो तीन बड़े सक्रिय नाम थे वहाँ पर। एक तो निर्मल चंद्र श्रीवास्तव जी का, और एक विश्वरूप चटर्जी का, और एक राजावस्थी जी का। निर्मल चंद्र श्रीवास्तव जी नाटकों का निर्देशन कर रहे थे, बाद में उन्होंने नाटक लिखे भी। फिर जो 70 का दशक था उसमें विश्वरूप चटर्जी ने 4-5 नाटक किए। उनमें से कुछ शायद नाटक उन्होंने स्वयं भी लिखे और निर्मल चंद्र श्रीवास्तव जी ने भी लिखे। तो उनमें जो प्रमुख नाटक थे वो ये थे: 1975 में गुनाह, 1976 में चलन, 1977 में जलन, और फिर 1978 में मिट्टी की वेदना। ये थे विश्वरूप चटर्जी के निर्देशन में। और 1978 में एक और नाटक हुआ, वो था अरूप बनर्जी के निर्देशन में एक मशीन जवानी की। और इन सभी नाटकों में राजावस्थी जी ने अभिनय किया था। राजावस्थी जी उस समय तक रामलीला में बहुत सक्रिय हो चले थे एक अभिनेता के तौर पर, और वहाँ पर बाद में उन्होंने रामलीला का निर्देशन भी किया। और उसी मंच पर रामलीला के बाद वो नाट्य प्रस्तुति से भी जुड़े रहे। लेकिन उनका एक विशेष योगदान आता है 70 के दशक में। वो था उसी क्षेत्र में कुछ स्कूल थे बच्चों के, जिन्होंने कि राजावस्थी जी को आमंत्रित किया, और उन्होंने उन बच्चों के साथ बच्चों के नाटक किए राजावस्थी जी ने, जिनमें प्रमुख हैं ध्रुव, लवकुश, आहुति और नारद की गवाही। उसके अलावा आलमबाग क्षेत्र में एक सान्याल दादा हुआ करते थे, उनका भी एक नाटक हुआ 1980 में, किसका हाथ, जिसमें कि राजावस्थी जी ने अभिनय किया। तो इस प्रकार से ये जो आलमबाग का स्थानीय रंगमंच था, इन लोगों ने वहीं पर अपने को सीमित रखा। ये लोग रविंद्रालय नहीं गए, जो कि उस समय तक लखनऊ रंगमंच का केंद्र बिंदु बन चुका था। लेकिन ये अपनी सक्रियता को उसी क्षेत्र में अपने कला कौशल को सींचते रहे। वहीं पर जो वहाँ के इनके नाट्य प्रेमी थे, नाट्य दर्शक थे, उनको ये अपने नाटकों से रूबरू कराते रहे। लेकिन चूँकि इसमें ऐसे बहुत से कलाकार थे जो सीधे कहीं ना कहीं लखनऊ रंगमंच के संपर्क में थे या लखनऊ रंगमंच के सानिध्य में पहुँचे, तो कहीं ना कहीं लखनऊ रंगमंच से जुड़ाव था। और ये गतिविधियाँ लखनऊ रंगमंच को सीधे तौर पर लाभान्वित कर रही थीं, उसको संपन्नता में और उसकी समृद्धि में पूरा योगदान दे रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लखनऊ रंगमंच की स्थिति थी 70 के दशक में या 80 के दशक में, वो बिल्कुल तेजी के साथ एक उत्कृष्ट प्रदर्शनों के साथ हमारे जो अनुभवी नाट्यकर्मी थे, दिल्ली से आ रहे थे, उनके साथ जो यहाँ के कलाकार थे, जो वो अनुभव अर्जित करते जा रहे थे, उसका लाभ सीधे लखनऊ रंगमंच को मिल रहा था। इस दौर में अनेक संस्थाएं स्थापित हुईं, नए कलाकार भी जुड़े, और ये वो संस्थाएं थीं, वो कलाकार थे जिन्होंने आगे चलकर अपने नगर और प्रदेश में तो विशेष पहचान बनाई, लखनऊ रंगमंच का नाम ऊंचा किया, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय पटल पर भी, राष्ट्रीय रंग जगत पर इन्होंने अपनी पहचान अर्जित करी और ख्याति अर्जित करी। और इस प्रकार लखनऊ रंगमंच को भी राष्ट्रीय पटल तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इसके आगे की जो हमारे इस दशक के लखनऊ रंगमंच की यात्रा है, उसको हम आगे की कड़ी में शेयर करेंगे। अभी आप मुझको इजाज़त दीजिए, तो अगली 8वीं कड़ी में हम मिलेंगे लखनऊ रंगमंच की आगे की यात्रा, उसके स्वर्णिम युग की। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। 8वीं कड़ी में जल्दी मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।